हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोअर फिशियस के लिए 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मेरी ये 4 वीडियो की सीरीज रहेगी। 4 वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन और लगभग 400 कॉन्सेप्ट रहेंगे। जो लोअर फिशियस के 10 नंबर का जो पर्यावरण का क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लेखपाल से लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला भी जो यहाँ पर क्वेश्चन है, परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। देखिए, अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था? इन्होंने इकोलॉजी शब्द 1869 में शब्द दिया था, जबकि 1935 में एन जी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस तरीके से लग रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, और वो सारी चीजें भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? तो जैसा आप सब जानते हैं कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, और सौर विकिरण ही पृथ्वी पर मौजूद सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के संचालन के लिए ऊर्जा का अंतिम और प्राथमिक स्रोत है। हरे पौधे इसी प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन 3, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? तो ये हमेशा एक दिशा में होता है, आप लोग याद रखें। देखिए, हम 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन को बहुत ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, इससे टाइम वेस्ट होगा। मैं सिर्फ डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर आप मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर भी रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा एक बार ये वीडियो देख लीजिए, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं आपको समझाता चलूँगा। चारों ऑप्शन को मैं नहीं रीड करूंगा, डायरेक्ट आंसर पर क्लिक करूंगा, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन उसका मैं आपको एक बढ़िया से बता दूंगा। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, ना कि, देखो, एक दिशा का ऐसे समझ लो कि हमेशा उत्पादक से, जैसे घास से गाय की तरफ होगा, ना कि गाय से घास की तरफ होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक घास क्या है, एक उत्पादक में आती है, जबकि एक गाय को मान के चलते हैं, आप उपभोक्ता मान लीजिए। ठीक है, तो उल्टा ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह ऊर्जा कभी उल्टी दिशा में वापस नहीं आ सकती, जो कि आप समझ सकते हैं। एक पोषी स्तर में दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। यह 10% का जो नियम है, किसने दिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी चर्चित क्वेश्चन है, याद भी हो जाता है बड़े आराम से। तो ये 1942 में रेमंड लिंडेमैन ने यह नियम दिया था। इसके अनुसार खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कुल ऊर्जा का 90% भाग श्वसन और जैविक क्रियाओं में नष्ट हो जाता है, और केवल 10% भाग ही अगले स्तर को मिलता है। तो ये 50 क्वेश्चन है, आपको शायद ये हेल्पफुल रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल लगेंगे, और ये लगभग 20 मिनट की मैक्सिमम वीडियो हो सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आप सभी जानते हैं कि मानव निर्मित मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए हों। तो घास का मैदान, ये तो ऑटोमेटिक उग जाता है। वन, ये भी ये कह सकते हैं, ये भी मतलब स्वयं उगता है। इसके अलावा झील है, ये भी स्वयं है। और लेकिन धान का खेत हम लोग बनाते हैं, धान का खेत होता है उसमें। तो धान कृत्रिम में और भी सारी चीजें देख लो, और प्राकृतिक में भी देख लो। तो प्राकृतिक में वन, झील, घास के मैदान, ये प्राकृतिक इकोसिस्टम है। जबकि धान का खेत इक्वेरियम जानते ही हैं आप लोग, बगीचे मानव द्वारा निर्मित और नियंत्रित की जाने वाली कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ बनता है? जल में। ठीक है, जल में उल्टा बनता है। बाकी आप देखेंगे ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। तो दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमणकालीन क्षेत्र, ठीक है, यानी ट्रांजिशन जोन को क्या कहा जाता है? तो इसे इकोटोन कहा जाता है। ये शायद लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था इस बार। ठीक है, तो इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो दो विभिन्न इकोसिस्टम के मिलन स्थल को इकोटोन कहते हैं। यहाँ दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ प्रजातियों की विविधता
और संख्या अक्सर अधिक होती है, जिसे इफेक्ट कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति के सफाई कर्मी या मेहतर किन्हें कहा जाता है? ये बहुत ही मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो ये जीवाणु एवं कवक को कहते हैं। जीवाणु और कवक मृत पौधों और जंतुओं के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़कर मिट्टी से मिला देते हैं, इसलिए इन्हें अपघटक या प्राकृतिक का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी यानी कि पारिस्थितिकी नीश या निशे जिसे कहते हैं, तो उसमें इकोलॉजिकल जो निशे होता है कि संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? ये जोसेफ ग्रिनेल ने किया था। 1917 में जोसेफ ग्रिनेल ने निश की संकल्पना दी थी और यह किसी प्रजाति की उसके पर्यावरण में भौतिक और कार्यात्मक भूमिका या जिसे पेशा या काम को दर्शाता है कि वह किस भूमिका की, उसकी भूमिका क्या है, उसका क्या कार्य है। खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में मानव का स्थान क्या है? जैसे फूड चेन आपने देखा ही होगा किस तरीके से बनता है। खैर ये अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा जो है टैब सही से वर्क नहीं कर रहा है, उसमें जो है एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से मैं फ़ोन से कर रहा हूँ। तो इसमें मैं बहुत सारा चीज़ें लिख नहीं पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं सॉरी। बाकी सॉरी बोल रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें रिटर्न में और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव का स्थान क्या है? तो यह है प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों है। प्राथमिक कैसे कि हम लोग जैसे घास को भी खा लेते हैं, घास लाइक सब्जी, हरी सब्जी, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय में क्या है कि हम लोग क्या है मांस, कुछ लोग मांसाहारी हैं, तो वो जैसे प्राथमिक में जैसे गाय हो गई तो वो घास खा रही, गाय घास खाती है, फिर उसका हम लोग दूध भी पीते हैं, तो कहीं न कहीं उसके अलावा मुर्गी है, या मुर्गी छोड़ दो, बकरी है, वो चारा खाती है और उसका हम लोग दूध भी पीते हैं, इसके अलावा लोग उसका मीट भी खाते हैं। तो ये कहीं न कहीं इस तरीके से हम लोग सर्वाहारी हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों में आ जाते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर द्वितीयक ये होता है कि जो प्राथमिक से निर्माण होती हैं, प्राथमिक से निर्माण वस्तुएं द्वितीयक में आती हैं, जो मैंने दूध वाला उदाहरण दिया है, और प्राथमिक में घास का उदाहरण दिया है, जो फल फ्रूट वगैरह भी उसमें जोड़ा जाता है। भाग 2 आ जाता है जैव विविधता एवं संरक्षण का। तो देखिए मैंने इसको सभी भागों में कन्वर्ट कर रखा है, अलग-अलग सभी के क्वेश्चन आएँगे लगभग 10-10। तो जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले व्यापक रूप से किसने किया था? तो इसका वाल्टर जी रोसन ने किया था बायोडायवर्सिटी शब्द। हालाँकि सामाजिक जीव विज्ञानी एडवर्ड ओ विल्सन को भी जैव विविधता का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12, वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी? किसने दी थी? तो नॉर्मन मायर्स ने दी थी। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन के बारे में थोड़ा-सा आप जान लीजिए। तो ये 1967 65 से 67 के आसपास में इनका जो है हरी क्रांति का इनको जनक कहा जाता है, और हरी क्रांति ये इंडिया में लेकर आए थे। हरी क्रांति के इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। हरी क्रांति के जनक कहा जाता है, और इनको सदाबहार क्रांति का भी जनक कहा जाता है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में सदाबहार क्रांति पूछा गया था, तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। सदाबहार क्रांति उनको शायद पता नहीं होगा, तो वो सदाबहार क्रांति शायद नहीं लगा पाए होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक वो आपने देखा होगा कि दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति भी 1970 में आई थी। ऑपरेशन फ्लड इसको कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर हॉटस्पॉट शब्द आया है, तो हॉटस्पॉट के बारे में आगे हमने दे रखा है, इस वजह से यहाँ पर हम इसके एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने बता रखा है, तो ये टोटल 4 हैं। कहाँ-कहाँ हैं वो चीज़ें हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसे इंडिया में एक तो पश्चिमी घाट में हो गया, ये सबसे नीचे है, याद रखिए। एक हिमालय क्षेत्र, ये सिक्किम के आसपास का क्षेत्र है, और ठीक है। और एक इंडो बर्मा आप समझते हैं कहाँ, ठीक है, बर्मा की साइड में, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये 4 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें है संकटग्रस्त जीवों विलुप्तप्राय से संबंधित रेड डेटा पुस्तक में प्रकाशित किया जाता है। क्या प्रकाशित किया जाता है? अब रेड मतलब रेड डेटा, तो रेड किसका प्रतीक है? संकट का या खतरे का। तो इसमें क्या है,
IUCN द्वारा इसका देखो फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसमें IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर द्वारा जारी की जाती है, या इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड में है। और किस लिए जारी की देखो, संकटग्रस्त जीवों जो होते हैं, यानी कि जो अपने कहीं न कहीं संकट मतलब उनकी जो नस्ल है वो प्रभावित हो रही है, वो संकट में है, यानी कि उनकी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उनकी प्रजाति धीरे-धीरे खत्म होने की कगार पे है, तो उनको रेड डाटा बुक में दर्ज कर लिया जाता है। और एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्ष तक अगर अपने क्षेत्र में या अपने जो निवास स्थान है उस क्षेत्र में उसका जीव अगर नहीं वो प्राणी या वो जीव नहीं दिखता है, तो उसको रेड लिस्ट में जारी किया जाता है, तो वो शायद 4 साल होता है। और अभी हम धीरे-धीरे करके जैसे देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे जीव हैं जिनको रेड सूची में शामिल किया गया है, ठीक है? ऐसे जैसे आपका रेड बस्टर्ड है, और भी बहुत सारे जीव हैं, जैसे एक आपका चीता कूनो में जो अभी 2022 में लाया गया है, तो ये शायद 1952 में इसको विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था, ठीक है? तो ये 2022 में 6 चीते शायद लाए गए थे। ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने चीते लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्यों और बायोस्फीयर रिजर्वों में जीवों का संरक्षण किस विधि के तहत किया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य व बायोस्फीयर में देखो, इन सीटू और EX सीटू ये होता है, तो इनमें क्या है? इन सीटू मतलब वही स्थान जहाँ पर उनका निवास स्थान है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जैसे चिड़ियाघर हो गया, तो EX सीटू में आता है, मतलब कि कहीं ना कहीं अलग से लेकर आके वहां पर बसाया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थान है? देखो EX संरक्षण आ ही गया यहाँ पे, तो कौन सा बाह्य स्थान है, यानी कि EX संरक्षण का उदाहरण है? तो आप देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऊपर क्या दे रखा था, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ ऊपर देख लो, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर, ये क्या है? इन सीटू है, तो वो तो हो नहीं सकते। तो सुंदरबन बायोस्फीयर नो, भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य नो, वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन ये होते हैं। और इसके अलावा जीन बैंक, ये देखो लिखा भी है, चिड़ियाघर हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गए, जीन बैंक हो गया और बीज बैंक हो गए, ये EX संरक्षण केंद्र है, क्योंकि यहाँ जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर कृत्रिम रूप में पाला सहेजा जाता है। भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही फेमस है, बहुत ही चर्चित है, तो वो है जिम कॉर्बेट। इसका नाम आप याद रखिए कि इसका नाम अब हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसे हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट पड़ा और वर्तमान में इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर आप जान लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। इससे पहले 1972 में क्या आया था? पर्यावरण संरक्षण एक्ट आया था। ओके। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी जान लीजिए, 1992 में आया था, ठीक। अच्छा, यूपी में एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? तो 2 हैं, ठीक है, 2 हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया? तो ये 2011 से 2020 को जैव विविधता का दशक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको मालूम होगा, कच्छ की खाड़ी एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है, जो गुजरात के जामनगर तट के पास स्थित है। और गुजरात से जुड़े जो भी आपको फैक्ट याद आ रहे हैं, रिवाइज कर लीजिए। जैसे गुजरात में हड़प्पा स्थल में कौन कौन से थे, क्योंकि हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, बनेंगे। तो खैर, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और इसकी स्थापना 1982 में हुई, ये आप लोग याद रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें पर्यावरण, तो ज़्यादातर हम पर्यावरण की चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। भाग 3 का जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस प्रभाव एवं ओजोन परत संरक्षण के बारे में क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन इसके भी हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी? जोसेफ फूरियर 1824 में। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिकविद जोसेफ फूरियर ने बताया था कि पृथ्वी का वायुमंडल एक ग्रीन हाउस गैस यानी कि कांच के घर की तरह काम करता है, जो गर्मी को रोकता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन है? आपको मालूम है?
आप लोग कमेंट करके बताइए। फिलहाल CO2 है। और वायुमंडल में कुल ग्रीन हाउस प्रभाव से में सबसे बड़ा योगदान लगभग 60% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का है, क्योंकि जीवाश्म ईंधनों के ईंधन के दहन से इसका उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। धान के खेतों और जुगाली करने वाले पशु, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और अगर ये नॉर्मल लोगों से गलत हो जाता है तो समझो कि उनका कभी मतलब एक मान के चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक सिंपल सी चीज़ें कॉन्सेप्ट दिमाग में कई बार अगर ना पढ़ो तो बहुत टफ लगती है, अगर पढ़ो तो बहुत आसान लगती है। ठीक है, तो ये मीथेन गैस निकलती है, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा जुगाली करने वाले पशुओं के माउथ से भी मीथेन गैस यानी CH4 उसका फार्मूला है, निकलती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में भी याद रखना, क्योंकि यूपीएसआई में भी मैंने देखा, होमगार्ड में भी मैंने देखा कि इसको इंग्लिश में पूछा जाता है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनसे काफ़ी उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो नीचे से याद रखना, देखो टी पहले है क्षोभ मंडल, टी नीचे रहेगा ट्रोपोस्फोर, टी के बाद यस आएगा, यानी कि ये कह सकते हैं ऊपर से आरोही, नीचे से अवरोही क्रम में आप सेट करके रखिए। नीचे से अवरोही क्रम में सेट करके जाइए कि पहले यस आएगा, पहले टी आएगा, फिर यस आएगा, फिर यम आएगा, फिर ई आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए यूनिट क्या है? तो यह है डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन। और प्रकाश वर्ष किसकी है? चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की है प्रकाश को मापने के लिए। इसके अलावा पास्कल दाब की है, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की, डॉप्सन। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ओजोन परत को नष्ट करने वाली क्लोरोफॉर्म यानी CFC गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आप लोग जानते होंगे कि AC में CFC गैस भरी जाती है। ठीक है, जो ठंडा करने के काम में आती है। चलो अगला क्वेश्चन। और इसके अलावा क्या है, क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लाखों अणुओं को नष्ट कर देता है। छोड़ो इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये याद रखना है, जो फॉरमैन ने 1985 में की थी। ये अंटार्कटिका सर्वे के वैज्ञानिक जो फॉरमैन, ब्रायन गार्डियन और जॉनथन सैंक्लिन ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत की भारी क्षरण की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्यूफोर्ट स्केल से क्या नापा जाता है? तो ये हवा की गति नापी जाती है। और एनीमोमीटर भी याद रखिए। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे आम्ल वर्षा मुख्य रूप से किस गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है? तो ये होती है सोनो करके, ऐसे याद रखो, सोनो सोनो सोनो। ठीक है, सोनो मतलब SO2 और NOx यानी सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी वजह से ये जो होती है अम्ल वर्षा होती है। और इसका जो वो pH मान होता है वो 5 से नीचे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, अम्ल वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों के पत्थरों का संरक्षण गलना को क्या कहलाता है? तो स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। यही ताजमहल का जो पीलापन है ना, इसी कारण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आगरा में कितना सारा फैक्ट्री वगैरह है, और उनकी उससे जो SO2 और जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह और सल्फर ऑक्साइड वगैरह निकलती हैं, ये इसी से कहीं ना कहीं अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये री डी जेनेरियो यानी ब्राजील में आयोजित किया गया था। जून 1992 में ब्राजील में के शहर डी जेनेरियो में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED हुआ था, जिसे पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। यही से एजेंडा 21 निकल कर आया था। ठीक, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उसको डिटेल में पढ़ लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। बाकी चीज़ें जो बहुत ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ भी देता हूँ। PDF मिल जाएगा तो आप वहाँ से 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो ये 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आसान लेकर मैं आपको पढ़ा दूँ और उससे मैं व्यूज बटोरूँ, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ये है कि देखो, मैंने अब तक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अब तक बहुत सारे टीचरों से पढ़ा है,
तो मैं लोगों को एनालाइज करता था कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी लोगों को कम कम कंटेंट में ज़्यादा चीज़ें कैसे पढ़ा सकते हैं। तो खैर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें मेरे पास कुछ संसाधन की कमी है जो अगले वीडियो में वो भी पूरी हो जाएगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा पीडीएफ भी अलग से मैं थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा, कंटेंट भी और भी बढ़िया। और मैं थोड़ा सा पेन, जैसे पेन मेरा टैब पर काम करने लगता है, वर्क करने लगता है, मैं टैब पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा। ठीक है, मैपिंग होगा, मैपिंग भी मैपिंग की जहाँ ज़रूरत होगी मैपिंग करवाऊंगा। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1987 में, 16 सितंबर 1987। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह 1989 से लागू हुआ था। इसी की याद में हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए आज के टाइम में एग्जामों का क्या है कि एग्जाम ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, लेखपाल में आपने देखा होगा शायद कॉप 26 पूछ लिया था। तो और इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल में कौन सा जूट दिवस पूछ रहा है, कोई प्रकाश दिवस पूछ रहा है, कोई मान के चलो, ठीक है, कुछ ऐसे दिवस थे जो ठीक ठाक पूछे गए। इसके अलावा प्रकाश दिवस, जूट दिवस, तो ये सारी चीज़ें लोग पढ़ते नहीं हैं, ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों से छूट जाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? तो किस वर्ष? 1997 में अपनाया गया था। ठीक है, 1997 में अपनाया गया था। कहाँ पर? जापान में, क्योटो में, COP3 के दौरान अपनाया गया था। यह 2005 में पूरी दुनिया में प्रभावी हो गया। तो क्वेश्चन अगला है कि क्वेश्चन नंबर 34 है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन कहाँ, किसको हटा देता हूँ, किस देश में आयोजित किया गया था? तो आप सभी को मालूम है, आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा होगा। तो ये ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये ईरान में हुआ था। ठीक है, ईरान में हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और एक चीज़ और याद रखना, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन फिलहाल इस बार पूछा गया था और 2-3 शिफ्टों में पूछा गया और लगभग कई ये मैक्सिमम जगह पूछा जाता है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ये मान के चलो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय देखिए इसमें जो है पर्यावरण, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण में जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ें। इसका जैसे हेडक्वार्टर आया तो हेडक्वार्टर भी आपसे पर्यावरण में पूछ सकता है। और हेडक्वार्टर के अलावा ये भी पूछ सकता है कि फुल फॉर्म, जैसे फुल फॉर्म जो होती हैं कुछ चीज़ों की, UNCTAD का ऐसा, तो UNEP का जो है, तो ये सारी चीज़ें भी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो नैरोबी केन्या यूएनईपी की ही है। ठीक है, ये नैरोबी केन्या में UNEP का वो हेडक्वार्टर है आई थिंक। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रीन पीस का मुख्यालय हम पढ़ रहे थे। तो ये है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ठीक है, और ये इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और UNEP की आप लोग बता दीजिए, आई थिंक 1972 में हुई थी। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये आ ही गया, देखो ये आ ही गया, ये देखो आ गया। खैर पहले मैंने नहीं देखा था, ये देखो। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 है। तो ये केन्या में 1972, 5 जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात कर लेते हैं। तो ये भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? मैंने इसको पहले शायद नहीं बताया है। तो ये 1900 पर्यावरण संरक्षण एक्ट आई थिंक कब पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 1986 में ही। मुझे हिट कर रहा था वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण नहीं, वन्य जीव संरक्षण कब पारित हुआ था? तो वो 1972 में पारित हुआ था। जबकि टाइगर वाला मैंने आपको बताया था, वन्य जीव टाइगर वाला। ठीक है, तो मैंने टाइगर वाला जो बताया, टाइगर वाला हमने आपको बताया था, तो ये 1973। ठीक है, अगर मैं ऊपर कुछ गलत पढ़ाया हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। टाइगर वाला 1973 है, वन्य जीव 1972 है। और इसके अलावा ये कौन सा पर्यावरण संरक्षण 1986 है। भोपाल गैस त्रासदी 1984। ठीक है, कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोनेट गैस थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की स्थापना कब हुई थी?
तो एनजीटी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, 2010 में हुई थी, ठीक है, और 18 अक्टूबर को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पर्यावरण से मुद्दे जो हैं उसी उसको आप इसमें लेकर जा सकते हैं। ऐसा कुछ स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि ये मतलब स्टेटमेंट में ये कुल मिलाकर ऐसे मान लीजिए कि ये हाई कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, अन्य न्यायालयों में जैसे इसके मामले जाते थे, तो उसका दबाव हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कम करने के लिए एनजीटी की स्थापना की गई कि पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं एनजीटी में सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1972। ये देख लीजिए, यही है। तो ये किस लिए पारित किया गया था? जंगली जानवरों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनके अवैध शिकार या व्यापार को रोकने के लिए 1972 में। और क्वेश्चन नंबर 40 है, वन्य जीवों को लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए CITES किस वर्ष से प्रभावी हुआ था? तो ये 1975 से प्रभावी हुआ था। खैर, CITES पर 1973 में हस्ताक्षर किया गया था और यह 1 जुलाई 1975 से प्रभावित हुआ था। यह सुनिश्चित करती है कि जंगली जीव और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने। लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रदूषण पारिस्थितिकी से और आंदोलन से जुड़े 10 क्वेश्चन लास्ट में बचे हुए हैं। तो नदियों या जलाशयों के पानी में प्रदूषण का स्तर मापने के लिए किस लिए क्या प्रयोग किया जाता है? BOD। ये देख लीजिए, क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इससे क्या होता है? BOD का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में जैविक कचरा जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उसे सड़ाने के लिए बैक्टीरिया को उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। यानी BOD का मान जितना अधिक होगा, पानी उतना ही अधिक प्रदूषित होगा, यानी वो पीने लायक नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। वो जलीय जीवों के लिए, मछलियों के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। पेयजल पूर्ति में किस भारी धातु की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नाम की बीमारी हो जाती है? ये आर्सेनिक की वजह से होती है, आर्सेनिक। और इसमें पारा की अधिकता से मिनमाटा होता है, मिनमाता रोग हो जाता है, और कैडमियम से इटाई रोग होता है। ठीक, वायु प्रदूषण के सबसे बेहतरीन प्राकृतिक सूचक किन्हें माना जाता है? बहुत आपने पढ़ा होगा, तो ये लाइकेन को माना जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध बनते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन मतलब सूख जाते हैं, वहाँ नहीं उगते हैं। मतलब कि ये जहाँ पर भी प्रदूषण होगा वहाँ नहीं उगेंगे। तो वाहनों से निकलने वाले धुएं में मौजूद कौन सा विषैला तत्व मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावी करता है? तो ये लेड या सीसा होता है। जो पेट्रोल डीजल के दहन से निकलने वाला सीसा वायुमंडल में घुल जाता है या सांस के जरिए शरीर में जाकर तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और किडनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में चिपको आंदोलन में वास्तविक प्रणेता और नेता कौन थे? तो ये कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। ये उत्तराखंड से जुड़े हैं। 1973 में इन्होंने आंदोलन शुरू किया था और उत्तराखंड के चमोली जिले से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वनों की कटाई रोकने के लिए ये आंदोलन था। ग्रामीण महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रमुख नेता थे। चिपको आंदोलन यहाँ उत्तर भारत में और एपिको आंदोलन दक्षिण भारत का है। कर्नाटक में वनों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन की तर्ज पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो अब मैंने आपको बताया, अप्पिको आंदोलन 1983 में 10 साल के बाद में चलाया गया था। कन्नड़ में पांडुरंग हेगड़े इसके नेतृत्व करता थे। अप्पिको आंदोलन नाम दिया गया। कन्नड़ भाषा में अप्पिको का अर्थ है पेड़ों को गले से चिपकाना। नर्मदा बचाओ, ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेधा पाटकर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और रिपीटेड मिलेगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ये नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर जो बांध था, ऊंचाई बढ़ाने और उसके कारण विस्थापित होने वाले आदिवासियों के हक के लिए मेधा पाटकर और बाबा आमटे इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किए थे। तो 2 लोगों को याद रखना है, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। भारत के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को भारत का बर्डमैन कहा जाता है? ये भी पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जलमैन किसे कहा जाता है? तो वो राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है, और
ये सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। सांकेतिक आवास प्रदूषक तत्वों का आहार कर पर्यावरण शुद्ध करने वाला वाटर हाइसिंथ जलकुंभी को क्या कहा जाता है? तो ये बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, तो रुके हुए पानी में बहुत तेजी से फैलता है और पानी की पूरी ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे मछलियां मर जाती हैं। इसे इसके विनाशकारी प्रभाव के कारण बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में पूछूंगा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व से, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पहला आपको मालूम होगा कि नीलगिरी है, 1986 में हुई थी। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब, कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, तीनों के जंक्शन में फैला हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि पृथ्वी का आतंक किस पेड़ को कहते हैं? और एक क्वेश्चन और दूसरा है कि किसान का मित्र किस जीव को कहते हैं? इनका दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है या फिर इसमें कोई दिक्कत लगी है, या ऐसा आप कंटेंट चाहते हैं या पीडीएफ चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर से मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।